जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार ये अनुसूचियां क्या है? वैसे प्रावधान जो बचे रह गए, जिन्हें अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया गया है, उन प्रावधानों को अलग से भारतीय संविधान में अनुसूचियों के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिरकार ये अनुसूचियां क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इन 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन 8 अनुसूचियों को देखेंगे, फिर इसके बाद इन 4 अनुसूचियों को देखेंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में भारत, उसके राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। और आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या फिर किसी राज्य का समापन करना हो तो हम लोगों को पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन है। जैसे विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन आपको दूसरी अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा की जो सीटें होंगी वह किस राज्य एवं किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने होंगी, इसके बारे में वर्णन आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है। और एक बात आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य की विधानसभा करती है। और दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से जो है कि राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन के बारे में वर्णन है। यानी दोस्तों एससी और एसटी के लिए। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में हम लोग एससी को हटा देंगे और सिर्फ एसटी को लेंगे। छठी अनुसूची में आसाम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम के जो विशेष जनजाति है उनके बारे में, विशेष प्रशासन के बारे में जो है कि वर्णन है। अब दोस्तों, इन राज्यों को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो एक सीक्वेंस के तहत जो है कि इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? आसाम, उसके नीचे मेघालय, फिर उसके नीचे त्रिपुरा और फिर उसके नीचे मिजोरम। अगर दोस्तों आप लोग इस तरह से भी याद नहीं रख सकते हैं तो आप लोग इस तरह याद इसको रखिएगा, एटीएम, फिर उसके बाद एम। ठीक है। असम, त्रिपुरा, फिर मेघालय और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। और इन सूचियों का वर्णन आपको सातवीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। अब ये 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग अलग से टॉपिक बनाकर देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन है। ठीक है दोस्तों। और प्रारंभ में ये 14 भाषाएं थी और आज वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। इसको भी हम लोग अलग टॉपिक बनाकर जो है कि इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों जो 4 अनुसूचियां हैं
इन 4 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में अलग से जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इधर जो है कि अनुसूचियों को लिखा है, फिर इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसको इधर लिखा है, और फिर उसको किस वर्ष में जोड़ा गया था मैंने इधर वर्ष लिखा है, और फिर उसमें क्या प्रावधान थे जो है कि उनको लिखा है, और फिर जो इसकी विशेषताएं क्या थी इसको जो है कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आखिरकार कौन सी अनुसूची कब जोड़ा गया और उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया दोस्तों? तो पहला संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? और 1951 में हुआ, और पहला ही संविधान संशोधन में जो है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या प्रावधान था? तो भूमि सुधार संबंधी जो है कि इसमें प्रावधान था, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखा जाए तो ऐसे ऐसे लगभग 284 बिंदु इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, 284 पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है? प्रारंभ में इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था, और आज वर्तमान में इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, कभी कभार इस अनुसूची का सरकार जो है कि फायदा उठाया करती थी, और अपने हित के लिए जो अपने फायदे के लिए जो मुद्दे होते थे, जो विषय होते थे, उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया करते थे, ताकि जो है कि आप न्यायालय में इस विषय को लेकर चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, न्यायालय ने जो है कि आदेश दिया, न्यायालय के द्वारा कहा गया कि इसमें जो भी विषय रखे जाएंगे उसको जो है कि अब जो है कि कोई भी न्यायालय में उसको चुनौती दे सकता है। यानी प्रारंभ में इन 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों पर जो है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था, और आज वर्तमान में इन विषयों के ऊपर जो है कि चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1985 में जोड़ा गया। इसमें क्या था दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून। अब ये क्या होता है? मान के चलिए कि 2 पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस और दूसरा है बीजेपी। तो पहले क्या होता था, जैसे कांग्रेस से कोई उम्मीदवार है, उसने जो है कि कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ, उसके बाद जो है कि वह जो है कि जीत जाता है। जीतने के बाद क्या करता है कि फिर वह बीजेपी में चला जाता है। पहले ऐसा होता था। और फिर यदि कोई मान के चलिए कि बीजेपी से कोई प्रतिनिधि खड़ा है, वो भी बीजेपी से जीत गया, और उसके बाद जो है कि वो क्या किया, जो है कि कांग्रेस में चला गया। पहले ऐसे होता था। इसको इस उलटफेर को देखते हुए एक कानून लाया गया। कब लाया गया? तो 1985 में, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपको दल की बदली करना है, यानी किसी पार्टी की बदली करना है, तो आप चुनाव से पहले ही कर लें। चुनाव के बाद अगर आप करते हैं तो आपका जो है कि सदस्यता निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए हैं कि ये दल बदल क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 के तहत जो है कि लाया गया, और जो है कि मतलब हाँ लाया गया था। और इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था पंचायती व्यवस्था। जो आज जो है कि पंचायती व्यवस्था आप देख रहे हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन का भाग माना जाता है, इसको क्या हुआ कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, जैसे कृषि, पशुपालन, गांव की साफ सफाई इत्यादि जो है कि आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो 12वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि 1992 है, इधर 1993 है। तो ये जो है कि अधिनियम 1992 में लाया गया था, और यह लागू कब हुआ था? तो 1993 में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि 1992 और 1993 क्या है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1993 के तहत जो है कि जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था? नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने विषय रखे गए हैं? तो इसमें टोटल 18 विषय रखे गए हैं। तो दोस्तों मेरा यह टॉपिक समाप्त हुआ, और कैसा लगा आप लोगों को इसको जरूर से जरूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि जो है कि हमें और प्रोत्साहन मिले, और आपके लिए जो है कि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।